Hi there and welcome to the series of Virtual University Final Term Exams Preparation। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं, वो भी ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको आसानी रहे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने में। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शोज़, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो वो क्या शो करता है इनमें से। पॉसिबल वैल्यूज़ एंड देयर प्रोबेबिलिटीज़, यानी कि जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं और उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उसको शो करता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल अलॉन्ग विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वैल्यू अकरिंग। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट को अगर हम देखें तो तमाम जो है वो पॉसिबल वैल्यूज़ जो है वो दिखाई देती है हमें रैंडम वेरिएबल की, साथ में प्रोबेबिलिटी भी दिखाई देती है कि हर वैल्यू की होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो। नेक्स्ट ये कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स, जो सम होती है प्रोबेबिलिटीज़ का एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो इनमें से किसके बराबर होता है? एक ही होता है, क्योंकि वन होता है मैक्सिमम इसमें। सिंस प्रोबेबिलिटीज़ रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल आउटकम देयर टोटल मस्ट इक्वल वन। जिस तरीके से 100% होता है टोटल जो है, जब परसेंटेज की हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर जो टोटल होता है वो वन होता है। नेक्स्ट ये कि रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स काउंटेबल वैल्यूज़ इज़, एक रैंडम वेरिएबल जिसमें काउंटेबल वैल्यूज़ होती हैं, यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या होता है? डिस्क्रीट वो होते हैं नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 वगैरह, और कंटिन्यूस जो होते हैं वो काउंट नहीं किए जा सकते। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेक स्पेसिफिक काउंटेबल वैल्यूज सच एज 0 1 2 3। तो 0 1 2 3 वगैरह तमाम काउंटेबल नंबर्स ये डिस्क्रीट के अंदर आ जाते हैं। अभी कंटिन्यूस की हम बात करते हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कैन टेक, और जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है वो क्या होता है? वो एनी वैल्यू इन एन इंटरवल में से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। तो इसके अंदर पॉइंट्स के अंदर नंबर्स आते हैं, जैसे कि 1.1 इस तरह करके। कंटिन्यूस वेरिएबल्स कैन टेक indefinitely many values within a range such as height or weight। कंटिन्यूस वेरिएबल जो है वो इनफाइनेटली तौर पे बहुत सी वैल्यूज़ ले सकता है एक रेंज के अंदर, जैसे कि हाइट या वेट वगैरह हो गई। नेक्स्ट ये होता है कि द एरिया अंडर अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व्स इक्वल, जो एक एरिया होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व में बराबर होता है इनमें से किसके? एक के, वन के बराबर होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट इक्वल वन। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि लाजमी एक के बराबर हो। नेक्स्ट ये कि चेबीशेव इनइक्वालिटी अप्लाइज टू, चेबीशेव इनइक्वालिटी अप्लाई की जाती है इनमें से किसके ऊपर? एनी डिस्ट्रीब्यूशन विद फाइनाइट वेरियंस, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फाइनाइट वेरियंस के साथ होती है। चेबीशेव थ्योरम्स वर्क फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डलेस ऑफ शेप प्रोवाइडेड दी वेरियंस एग्जिस्ट। और चेबीशेव थ्योरम जो वो वर्क करता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिगार्डलेस के उसका जो शेप है जो कि प्रोवाइड किया है जिसने वेरियंस एग्जिस्ट को। अब नेक्स्ट है कि चेबीशेव थ्योरम स्टेट्स दैट एटलीस्ट व्हाट प्रोपोर्शन लाइज विद इन टू स्टैंडर्ड डेविएशन। चेबीशेव थ्योरम जो है वो ये बताता है कि एटलीस्ट जो है वो क्या प्रोपोर्शन जो वो लाई करता है दो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। वो होता है 75%। यूजिंग चेबीशेव फार्मूला एटलीस्ट अ फिक्स प्रोपोर्शन लाई विद इन टू स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द मीन। चेबीशेव फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं तो एटलीस्ट जो है वो फिक्स प्रोपोर्शन जो वो लाई करता है दो स्टैंडर्ड डेविएशंस के अंदर मीन के। नेक्स्ट ये कि चेबीशेव इनइक्वालिटी इज़ यूजफुल व्हेन, अब चेबीशेव इनइक्वालिटी को जो है वो कब होती है यूज़फुल? डिस्ट्रीब्यूशन शेप इज़ अननोन, जब डिस्ट्रीब्यूशन शेप का हमें नहीं पता, जैसे कि बेल शेप है नहीं है हमें नहीं पता, तो वहाँ पर इसको अप्लाई किया जाता है। इट प्रोवाइड्स प्रोबेबिलिटी बाउंड्स इवन व्हेन दी डिस्ट्रीब्यूशन शेप इज़ नॉट नॉन। तो इससे हमें जो प्रोबेबिलिटी बाउंड मिलता है इवन के हमें नहीं पता कि डिस्ट्रीब्यूशन शेप किस तरह का है। नेक्स्ट है कि बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स, बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या शामिल है? टू वेरिएबल्स, क्योंकि बाई का जो लफ्ज़ होता है, जैसे कि बाईलैटरल सीरीज़ की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि दो की बात की जा रही थी, दो टीमें जब खेलती हैं बाईलैटरल सीरीज़ उसे हम कहते हैं। तो बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो वेरिएबल्स शामिल है। बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन स्टडीज द जॉइंट बिहेवियर ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स, तो इसमें स्टडी किया जाता है जो जॉइंट बिहेवियर होता है दो रैंडम वेरिएबल्स का। नेक्स्ट है कि कोवेरिएंस मेजर्स, अब कोवेरिएंस मेजर करता है क्या? रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, जो रिलेशनशिप होते हैं वेरिएबल्स के दरमियान। कोवेरिएंस इंडिकेट्स हाउ टू वेरिएबल्स मूव टुगेदर, तो ये इस बात की तरफ इशारा देता है कि कैसे दो वेरिएबल्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिलके मूव होते हैं। नेक्स्ट ये कि पॉजिटिव कोवेरिएंस इंडिकेट्स, अब पॉजिटिव जो कोवेरिएंस होता है वो इंडिकेट करता है, इशारा देता है किसका? वेरिएबल्स मूव टुगेदर, के वेरिएबल्स जो है वो आपस में मिल के मूव कर रहे हैं। व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीजेज द अदर टेंड्स टू इंक्रीज एज वेल, तो पॉजिटिव जब होगा तो एक वेरिएबल बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ रहा है, इसीलिए पॉजिटिव है क्योंकि दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट रेंजेस बिटवीन। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज हम देखें तो कहाँ से कहाँ तो होती है, -1 से +1 तक होती है। सो कोरिलेशन वैल्यूज़ ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड +1, तो इसकी वैल्यूज़ हमेशा -1 से +1 की तरफ होती है। अब ये कि कोरिलेशन ऑफ ज़ीरो इंडिकेट, कोरिलेशन ऑफ ज़ीरो इंडिकेट करता है इनमें से किस चीज़ को, नो लीनियर रिलेशनशिप, कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। सो कोरिलेशन ऑफ ज़ीरो मीन्स देयर इज़ नो लीनियर एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। ये इस बात को बता रहा होता है कि कोई भी लीनियर एसोसिएशन नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है वेरिएबल्स के दरमियान। अब ये कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन इक्वल्स, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को हम देखें वो बराबर होता है इनमें से किसके, 1 के बराबर होता है। सो अ कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ +1 इंडिकेट्स अ परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। जो कोरिलेशन होता है, एक कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है +1 का, वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है एक पॉजिटिव जो परफेक्ट रिलेशनशिप होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट ये कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनमें से क्या रिक्वायर करती है, द आंसर इज इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, जो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं। सो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल विद ओनली 2 पॉसिबल आउटकम। तो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट को अगर हम देखें तो इसके अंदर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं, लेकिन 2 ही पॉसिबल आउटकम होती है, या तो सक्सेस होगी या फेलियर होगी। नेक्स्ट ये कि नंबर ऑफ आउटकम इन ईच बाइनोमियल ट्रायल इज़, नंबर ऑफ आउटकम जो होंगी हर बाइनोमियल ट्रायल में वो इनमें से क्या होगी, 2 होगी, 2 होगी। सो ईच बाइनोमियल ट्रायल हैज़ ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, सक्सेस और फेलियर। तो हर बाइनोमियल ट्रायल की 2 ही पॉसिबल आउटकम होती है मुमकिन तौर पर, या तो कामयाबी है, सक्सेस है, या फेलियर होता है। नेक्स्ट एक है द पैरामीटर ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर। अब पैरामीटर अगर हम देखें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, वो इनमें से क्या होते हैं, एंड पी, एंड और पी जो है। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ ट्रायल एन, जो कि एन है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो कि पी है। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ ट्रायल जो कि एन होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो कि पी होता है। नेक्स्ट वन इज मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं वो क्या है, एन पी। सो द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल इज़ एन पी। तो जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेस होता है एन ट्रायल के अंदर वो क्या होता है, एन पी होता है। ना वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम वेरिएंस की बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो इनमें से क्या है, एन पी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस पी। सो वेरिएंस मेजर्स द स्प्रेड ऑफ बाइनोमियल आउटकम्स अराउंड द मीन। वेरिएंस जो वो मेजर करता है जो स्प्रेड होता है बाइनोमियल आउटकम का मीन के अराउंड, मीन के आसपास। नेक्स्ट ये कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं तो उसमें क्या शामिल है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, सैम्पलिंग आ जाती है बगैर किसी रिप्लेसमेंट के। सो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाइज व्हेन आइटम्स आर सेलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो अप्लाई किया जाता है जब आइटम्स को सिलेक्ट किया जाता है बगैर किसी रिप्लेसमेंट के एक फाइनाइट पॉपुलेशन से। नेक्स्ट ये कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूज्ड व्हेन, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से कब, व्हेन पॉपुलेशन इज़ फाइनाइट, जब पॉपुलेशन जो है वो फाइनाइट होती है। सो इट इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर फाइनाइट पॉपुलेशन, तो इसको ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया गया है फाइनाइट पॉपुलेशंस के लिए। नेक्स्ट ये कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो मेजर करता है क्या, रेयर इवेंट्स, बहुत कम होने वाले जो इवेंट्स होते हैं। सो इट मॉडल द नंबर ऑफ टाइम्स रेयर इवेंट अकर्स विद इन अ फिक्स इंटरवल। तो ये मॉडल करता है नंबर ऑफ टाइम एक रेयर इवेंट जो होता है एक फिक्स इंटरवल के अंदर। नेक्स्ट एक है पैरामीटर ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम पैरामीटर की बात करें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की, वो इनमें से क्या है, वो है लैम्डा। सो लैम्डा रिप्रेजेंट द एवरेज नंबर ऑफ अकरेंसेस। लैम्डा जो है वो दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है जो एवरेज नंबर होता है, औसत जो नंबर होता है, औसत अदद जो होता है अकरेंस का। नेक्स्ट ये कि मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स। अब जो मीन अगर हम देखें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का तो वो इनमें से किसके बराबर होता है, वेरिएंस के बराबर होता है। सो इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर बोथ इक्वल टू लैम्डा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर हम देखें मीन और वेरिएंस दोनों जो वो बराबर होते हैं लैम्डा के। नेक्स्ट ये कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफन यूज फॉर, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को अक्सर इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, नंबर ऑफ एक्सीडेंट, जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट होते हैं उनके लिए। सो एक्सीडेंट्स, मशीन ब्रेकडाउन एंड कॉल अराइवल्स आर कॉमन पॉइसन एग्जाम्पल। तो अब अगर हम एक्सीडेंट्स की बात करें, मशीन ब्रेकडाउन हो गए या फिर कॉल अराइवल्स हो गए, ये तमाम जो है वो कॉमन पॉइसन एग्जाम्पल हैं। सो इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑल वैल्यूज़ आर इक्वली लाइकली। क्योंकि यूनिफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो चीज़ें एक जैसी होती हैं, इसलिए हम देखते हैं कि जो यूनिफॉर्म होता है स्कूल वगैरह का, कॉलेज वगैरह का, तो उसमें क्या आता है कि एक जैसे होते हैं स्टूडेंट्स, एक जैसे उन्होंने कपड़े पहने होते हैं। तो यूनिफॉर्म की जब हम बात करें तो चीज़ें एक जैसी होती हैं वहाँ पर। सो ऑल वैल्यूज़ आर इक्वली लाइकली, यानी कि एक जैसी होंगी तमाम वैल्यूज़ जो है मुमकिनात उसके जो है वो एक जैसे होंगे, बराबर होंगे। सो एवरी वैल्यू इन इंटरवल हैज़ द सेम प्रोबेबिलिटी, तमाम जितनी भी वैल्यूज़ हैं इंटरवल के अंदर उनकी एक ही प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट ये कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसका शेप होता है बेल शेप, जैसे बेल होती है उस तरह का इसका शेप होता है। सो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक एंड बेल शेप अराउंड द मीन, क्योंकि जो
वैल्यूज़ होती हैं वो मीन के अराउंड होती है, आसपास होती है, इसी वजह से जो शेप है वो बेल की तरह होता है इसका। नेक्स्ट ये कि मीन मीडियन एंड मॉड ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर। अब जो मीन मीडियन मॉड होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, वो क्या होते हैं, वो बराबर ही होते हैं ड्यू टू परफेक्ट सिमेट्री की वजह से, इसका बेल शेप होने की वजह से। ऑल थ्री मेजर्स आर इक्वल, ये तमाम जितने भी मेजर्स होते हैं ये बराबर होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व इक्वल्स, और जो टोटल एरिया होता है नॉर्मल कर्व के अंदर अगर हम देखें तो वो इनमें से किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सो द टोटल प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय कर्व इज़ ऑलवेज 1। जो टोटल प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट की जाती है कर्व से वो हमेशा 1 के बराबर होगी। नेक्स्ट वन ये कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ मीन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है इनमें से वो क्या होता है, 0 होता है। सो द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 है। नेक्स्ट ये कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट्स दैट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेस। सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है बताता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्रोच करती है इनमें से कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। So for sufficiently large samples the sampling distribution becomes approximately normal। तो जो sufficiently large samples होते हैं उनके लिए sampling distribution जो है वो approximately normal हो जाती है। next one is standard error measures। standard error जो वो measure करते हैं इनमें से किस चीज़ को, sampling variability। जो variability होती है sampling के अंदर, so standard error indicates variability of sample statistics। standard error जो indicate करते हैं जो भी variability होती है सैम्पल स्टैटिस्टिक्स के अंदर। नेक्स्ट वन ये कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनमें से किसकी, सैम्पल मीन्स और स्टैटिस्टिक्स। सैम्पल मीन्स की और जो स्टैटिस्टिक्स हैं, सो इट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक फ्रॉम रिपीटेड सैम्पल। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि स्टैटिस्टिक की रिपीटेड सैम्पल से। नेक्स्ट वन इज़ लार्जर सैम्पल जनरली, लार्जर बड़े जो सैम्पल होते हैं आमतौर पे वो करते क्या है, रिड्यूस स्टैंडर्ड एरर, वो कमी लेकर आते हैं जो भी स्टैंडर्ड एरर होता है। सो लार्जर सैम्पल्स इम्प्रूव प्रिसीशन एंड रिड्यूस स्टैंडर्ड एरर। जो बड़े सैम्पल होते हैं वो बेहतर बनाते हैं प्रिसीशन को भी और कम करते हैं स्टैंडर्ड एरर्स को। नेक्स्ट वन ये क्या, पॉइंट एस्टिमेट प्रोवाइड्स। एक पॉइंट एस्टिमेट जो प्रोवाइड करता है इनमें से किस चीज़ को, सिंगल वैल्यू एस्टिमेट। एक जो सिंगल वैल्यू एस्टिमेट होती है। सो पॉइंट एस्टिमेट यूजेस 1 नंबर टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। एक पॉइंट एस्टिमेट यूज़ करता है क्या, एक ही नंबर को, ताकि वो एस्टिमेट कर सके पॉपुलेशन पैरामीटर को। नेक्स्ट वन ये क्या है, एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर हैज़। एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर को अगर हम देखते हैं तो इनमें से क्या होता है, बाइस इक्वल टू 0, बाइस जो कि 0 के बराबर होता है। सो ऑन एवरेज इट इक्वल्स द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर। ऑन एवरेज अगर हम देखें तो ये बराबर होता है ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर के। नेक्स्ट वन ये कि कॉन्फिडेंस इंटरवल गिव्स। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल को अगर हम देखें तो वो हमें क्या देता है, रेंज लाइकली कंटेनिंग पैरामीटर। वो रेंज जो कि मुमकिन तौर पर जिसके अंदर पैरामीटर होता है। सो इट प्रोवाइड्स अ रेंज फॉर द अननोन पैरामीटर। ये एक ऐसी रेंज हमें प्रोवाइड करता है जो कि अननोन पैरामीटर के लिए होती है। नेक्स्ट ये कि कॉमन कॉन्फिडेंस लेवल यूज्ड इज़। जो कॉमन कॉन्फिडेंस लेवल यूज़ किया जाता है वो इनमें से क्या है, द आंसर इज़ 95%। सो 95% कॉन्फिडेंस लेवल इज़ मोस्ट कॉमनली यूज। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ये सबसे ज़्यादा आम तौर पर अगर हम देखें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ये कि इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस लेवल कॉजेज इंटरवल टू। अब जो इंक्रीज़ करना कॉन्फिडेंस लेवल में वो सबब बनता है इंटरवल का, इनमें से क्या, वाइड हो जाना उसका। सो हायर कॉन्फिडेंस रिक्वायर वाइडर इंटरवल। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है वो रिक्वायर करता है, हमें वाइडर इंटरवल रिक्वायर करता है। नेक्स्ट ये कि नल हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय। अब जो नल हाइपोथेसिस होता है उसके लिए हम कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, द आंसर इज़ एच नॉट। एच नॉट जो है, सो एच नॉट इज़ दी नल हाइपोथेसिस। ये जो है वो नल हाइपोथेसिस दिखाता है। एच जो है वो हाइपोथेसिस और जो नॉट है उसके ज़रिए हम नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ टाइप 1 एरर अकर्स व्हेन। अब टाइप 1 एरर जो है वो इनमें से कब आता है, सो ट्रू नल हाइपोथेसिस इज़ रिजेक्टेड। जो ट्रू नल हाइपोथेसिस होता है उसको रिजेक्ट किया जाता है। सो रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज़ टाइप 1 एरर। तो रिजेक्ट करना एक ट्रू जो है नल हाइपोथेसिस को, ये टाइप 1 एरर के अंदर आता है। नेक्स्ट वन ये कि सिग्निफिकेंस लेवल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। सिग्निफिकेंस लेवल को अगर हम देखें तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इनमें से किसके ज़रिए, अल्फ़ा के ज़रिए। सो अल्फ़ा रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंस लेवल टाइप 1 एरर प्रोबेबिलिटी। तो अल्फ़ा रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, जो भी सिग्निफिकेंस लेवल होता है, टाइप 1 एरर प्रोबेबिलिटी जो है। नेक्स्ट वन ये कि पी वैल्यू इज़। अ पी वैल्यू इनमें से क्या होती है, द आंसर इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व्ड रिजल्ट अंडर नल हाइपोथेसिस। जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑब्जर्व रिजल्ट की नल हाइपोथेसिस के अंडर। सो इट मेजर्स लाइकलीहुड ऑफ ऑब्जर्व रिजल्ट इफ़ नल हाइपोथेसिस इज़ ट्रू। तो ये मेजर करता है लाइकलीहुड जो होता है, मुमकिनात जो होती है ऑब्जर्व रिजल्ट की, अगर नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट वन इज़
जी टेस्ट इज़ जनरली यूज्ड व्हेन, जी टेस्ट का आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इनमें से कब, जब सैम्पल इज़ लार्ज, सैम्पल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सो यूज्ड व्हेन सैम्पल साइज इज़ लार्ज और वेरिएंस इज़ नॉन। इसका इस्तेमाल किया जाता है सैम्पल साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है एक तो, या फिर जो वेरिएंस है वो नॉन होता है। नेक्स्ट वन इज़ स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूज्ड व्हेन, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से कब, स्मॉल सैम्पल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन। तो इसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का जब सैम्पल, स्मॉल सैम्पल और स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो अननोन है। सो यूज़ फॉर स्मॉल सैम्पल्स व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अननोन। तो यूज़ किया जाता है स्मॉल सैम्पल्स के लिए जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो अननोन है। नेक्स्ट ये कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉमनली यूज फॉर, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, इसको आमतौर पे इनमें से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो टेस्ट ऑब्जर्व वर्सेस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर हम टेस्ट करते हैं क्या, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का। नेक्स्ट वन ये कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट आर, जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट, वो जो है इनमें से क्या होती है, द आंसर इज़ सी के -1। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू कैटेगरीज -1, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो बराबर होती है कैटेगरीज -1 के। नेक्स्ट वन ये कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मेनली यूज्ड इन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो मेनली तौर पे आम तौर पर जो है वो इस्तेमाल उसका होता है इनमें से किसके अंदर, द आंसर इज़ एनोवा। सो यूज्ड इन एनोवा टू कंपेयर वेरिएंसेस, इसका इस्तेमाल किया जाता है एनोवा के अंदर ताकि कंपेयर किया जाए जो भी वेरिएंसेस हैं, जो भी फ़र्क है उसके अंदर। नेक्स्ट वन ये कि एनोवा इज़ यूज टू कंपेयर, अब एनोवा का इस्तेमाल करते हुए कुछ कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। सो वो कंपैरिजन क्या होता है, सेवरल पॉपुलेशन मीन्स, कई सारे जो है वो पॉपुलेशन मीन्स जो होते हैं उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। सो इट टेस्ट डिफरेंसेस अमंग 3 और मोर मीन्स, इसके ज़रिए टेस्ट किया जाता है जो फ़र्क आता है 3 या ज़्यादा जो मीन्स होते हैं उनके दरमियान जो फ़र्क आता है उसके लिए। नेक्स्ट वन ये कि इन एनोवा इफ़ कैलकुलेटेड एफ एक्सीड क्रिटिकल एफ, एनोवा के अंदर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि एफ़ जो है वो एक्सीड कर जाता है क्रिटिकल एफ़ को, तो क्या होगा, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, तो रिजेक्ट किया जाएगा जो भी नल हाइपोथेसिस है उसको। सो इफ़ एफ कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर दैन एफ क्रिटिकल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, तो अगर एफ कैलकुलेटेड ज़्यादा होगा एफ क्रिटिकल से तो रिजेक्ट किया जाएगा जो नल हाइपोथेसिस है उसको। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।